हेलो फ्रेंड्स, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम जिस दार्शनिक के विचारों को समझेंगे उनका नाम है इमैनुअल कांट। इनका जन्म 1724 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1804 ईस्वी में। अगर हम इमैनुअल कांट के विचारों की बात करें तो जो कांट ने जो है समीक्षावाद दिया और इनके समीक्षावाद को कोपरनिकस की क्रांति कहा गया। कोपरनिकस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी। उसके पहले धारणा ये थी कि ये समझा जाता था कि जो है सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कोपरनिकस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में क्रांति लाया था ये बात कह के। हालांकि उस समय इनकी ये बात मानी नहीं गई थी, पर ये एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने ये क्रांति लाई। उसी तरह जो है कांट भी समीक्षावाद दे करके जो इसमें दर्शन में फिलॉसफी में क्रांति लाते हैं। कैसे लाते हैं? जो कांट थे ये पहले क्या करते थे, ये लाइवलिज के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके विचारों को पढ़ते थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और जो लाइवलिज थे ये क्या थे, बुद्धिवादी विचारक थे। और जब ये फिर बाद में क्या हुआ कि ये डेविड ह्यूम के विचारों को भी पढ़ते हैं। तो डेविड ह्यूम क्या थे, वो अनुभववादी थे, यानी कि वो एक्सपीरियंस से कहते हैं कि सब कुछ जो कुछ भी प्राप्त, जो जितना भी ज्ञान है वो सारा कुछ एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है। जबकि लाइवलिज कहते थे सारा ज्ञान हमें रीजन से प्राप्त होता है, यानी कि बुद्धि से प्राप्त होता है। तो वो लाइवलिज जो बुद्धिवादी थे उनको पहले ये मतलब बहुत मानते थे, प्रभावित थे उनसे। उसके बाद ह्यूम को जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ह्यूम से भी बहुत प्रभावित हुए। अब ये जो है ये इन्होंने क्या किया कि जब इन दोनों के उससे प्रभावित हुए तो इन्होंने ह्यूम को लाइवलिज के विचारों से देखा और लाइवलिज को ह्यूम के विचारों से देखना शुरू किया। और इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। ये क्या कहते हैं इनके अकॉर्डिंग, जो इन्होंने कांट का समीक्षावाद है, कांटे नहीं होगा यहाँ पे, मिसप्रिंट है, कांट होगा। जो कांट का समीक्षावाद है ये कहते हैं कि जो इन्होंने बुद्धि और अनुभव कहते हैं कि दोनों से जो ज्ञान होता है वही ज्ञान जो है ट्रू है, वही सच्चा ज्ञान है। ये क्या कहते हैं कि अनुभव जो है, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो बुद्धि से जो है व्यवस्थित होकर के, वो सारे अनुभव जो है बुद्धि के द्वारा व्यवस्थित करके होकर के ज्ञान का रूप धारण करते हैं। जैसे कि इसमें है कि अनुभव जो है, अनुभव से क्या होता है, संवेदना आती है। संवेदना जो है वो जो भी संवेदना होती हैं वो बुद्धि में जाती हैं और फिर बुद्धि जो है उसको ज्ञान में कन्वर्ट करती है। इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो संवेदना होती हैं, जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी है, तो उनसे क्या हमें संवेदनाएं मिलती हैं। संवेदना वो जो है बुद्धि में जाती हैं, बुद्धि उनको ज्ञान में कन्वर्ट करता है। उन संवेदनाओं को कैसे जो व्यवस्थित करके जो है ज्ञान में कन्वर्ट करता है। बुद्धि को जो कांट है, बुद्धि को क्या कहते हैं ये ज्ञान का सांचा है। ये ज्ञान का सांचा है। जैसे जिस प्रकार मिट्टी है और उसको ईंट के बनाने के सांचे में डालते हैं और तब वो है जो है ईंट उससे बनता है। उसी प्रकार जो संवेदना है वो बुद्धि में जाती है और बुद्धि रूपी सांचे में जो है वो ज्ञान, बुद्धि रूपी सांचे से ज्ञान बनता है। संवेदना बुद्धि में जाती है, बुद्धि उस संवेदना को व्यवस्थित करती है और फिर ज्ञान वहाँ से होता है। तो और ज्ञान, ये कांट कहते हैं ज्ञान कैसे होता है, दो प्रकार का होता है। जो ज्ञान है ये सार्वभौमिकता होती है इसमें और अनिवार्यता होती है। सार्वभौमिकता होती, अनिवार्यता होती है। और ज्ञान में क्या होती, नवीनता होती है और यथार्थता होती है। नवीनता के साथ यथार्थता होती है। मैंने दोनों में अनिवार्यता कर दिया है। यहाँ पर होगा है कि इसमें क्या होती है, नवीनता होती है और यथार्थता होती है। इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ पहले। यथार्थता होती है इसमें।
जो है ज्ञान में क्या होता है, सार्वभौमिकता होती है और अनिवार्यता होती है। और दूसरा तरफ क्या होता है कि ये यथार्थता भी होती है, इसमें नवीनता और यथार्थता होती है। अब ये जो ज्ञान में सार्वभौमिकता और अनिवार्यता है, ये कहाँ से आती है? जो सार्वभौमिकता और अनिवार्यता है ये आती है बुद्धि से। ये आई बुद्धि से। कहाँ से आई? बुद्धि से आई। और जो ये नवीनता और यथार्थता है ये कहाँ से आती है? ये संवेदना से आती है। ये संवेदना से आती है। नवीनता और यथार्थता जो हैं दोनों, ये कहाँ से आती हैं? संवेदना से आती हैं। तो ये इसलिए कहते हैं कि जब इन दोनों का मेल होता है तभी सच्चा नॉलेज, तभी ट्रू ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। बुद्धि जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। कांट कहते हैं कि बुद्धि ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये केंद्र में इसलिए बोलते हैं कि जो हमें आसपास जो भी संवेदनाएं हमको मिलती हैं, वो जो भी हमारे आसपास होता है, अगर मान लिया मैं कोई पेन यूज कर रही हूँ तो ठीक है, उससे जो भी संवेदना हमारी बुद्धि को जाती है, बुद्धि में जाती है जो भी संवेदना, तो और बुद्धि हमें बताती है कि ये पेन क्या है। हमें नहीं पता है कि ये पेन क्या है। जिस प्रकार से वो उसको हमें बताती है, जिस रूप में उसे दिखाती है, जिस रूप में वो हमें ज्ञान को देती है, जिस रूप में कन्वर्ट करके उसको, जिस ज्ञान को बुद्धि जो है कन्वर्ट करके देती है, पेन के बारे में जो भी बताती है हमको, पेन के बारे में संवेदनाएं बुद्धि में जाती हैं और बुद्धि में से बुद्धि हमको बताती है कि ये क्या चीज़ है। तो जो है जैसे कि मैं ये बोर्ड यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ब्लैक है, तो अब हम सबको लग रहा है कि ये जो है ब्लैक है। तो संवेदना गई इस बोर्ड के बारे में, बुद्धि में संवेदना गई और फिर इस बुद्धि ने हम सबको बताया कि जो है ये बोर्ड जो है ब्लैक है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इतने सारे लोग हैं, मैं इधर हूँ, आप लोग सब इसको वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं, सभी को ये बोर्ड ब्लैक क्यों दिख रहा है? यानी कि सबका ज्ञान एक जैसा क्यों है? ये क्वेश्चन उठाया जाता है यहाँ पर। तो कांट कहते हैं ये इसलिए बोर्ड एक जैसा दिख रहा है क्योंकि जो ये बुद्धि को शक्ति मिल रही है, जब ये बुद्धि जो है कन्वर्ट कर रही है, संवेदना को ज्ञान में कन्वर्ट कर रही है, ये सांचा है। तो इस बुद्धि को शक्ति कहाँ से मिल रही है? इसको शक्ति कहाँ से मिल रही है? जो विशुद्ध आत्म तत्व है, इससे इसको शक्ति मिल रही है बुद्धि को। तो जब वो विशुद्ध आत्म तत्व जो है वो एक है, वो सबका एक है, और उस विशुद्ध आत्म तत्व के द्वारा जो है ये ज्ञान बनाया जा रहा है, यानी कि ज्ञान को संवेदना को ज्ञान में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी हमारा ज्ञान भी एक जैसा है। कांट ऐसा कहते हैं। जैसे कि अब मैं ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन क्यों मैं जो बताऊँगी वही आप लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैं बता रही हूँ वही समझेंगे। तो क्या हुआ, हम सबका ज्ञान एक जैसा होगा क्योंकि मैं आप सबको डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं आप सबको जैसे बता रही हूँ वैसा आप समझ रहे हैं। तो बुद्धि सबकी अलग अलग है। समझने वाली संवेदनाएँ जो ली, वो जो मिली, उसके बाद सबकी अलग अलग बुद्धि में गई, और सबकी अलग अलग बुद्धि, अलग अलग इंसान हैं। फिर अलग अलग इंसानों ने, उनकी बुद्धियों ने उस ज्ञान को, उस संवेदना को ज्ञान में कन्वर्ट किया। लेकिन सभी का ज्ञान एक जैसा क्यों है? तो कांट कहते हैं क्योंकि जिस आत्म तत्व से इस बुद्धि को शक्ति मिल रही है, जिस आत्म तत्व से ये बुद्धि डायरेक्ट हो रही है, संचालित हो रही है, वो जो है क्या है कि वो ये एक है, वो विशुद्ध आत्म तत्व सभी का एक है, इसीलिए सबका ज्ञान एक है, ऐसा ये बताते हैं। तो इन्होंने बुद्धि को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा है। बुद्धि को ब्रह्मांड के केंद्र में इसलिए रखा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि ही हमें बताती है कि प्रकृति कैसी है। हमें क्या पता प्रकृति कैसी है? जो प्रकृति से संवेदनाएं मिली, बुद्धि ने उसको अपना ज्ञान में कन्वर्ट करके हमें बताया कि प्रकृति ऐसी है, तो हमने मान लिया कि हाँ प्रकृति ऐसी है। जो हमें बुद्धि बताती, जैसा हमें दिखाती, जैसा हमें सिखाती, हम वैसा ही मानते हैं। तो कांट का कहना है कि बुद्धि ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि बुद्धि जो है, जो हमें बताएगी हम वही समझेंगे। तो आगे कांट कहते हैं कि जो बुद्धि है, इसको बोला है कि ये चींटियों जैसा नहीं है जो कि सिर्फ सामान इकट्ठा करने में लगी हुई है, ना ही ये मकड़ी की जैसी है कि जाले जो है उत्पन्न कर रही है, बना रही है।
ऐसा भी नहीं है। बुद्धि को इन्होंने मधुमक्खी की तरह माना है। जैसे मधुमक्खी जो है तरह तरह के फूलों से जाकर, अलग अलग फूलों से जाकर के उस पराग को, रस को लेती है और फिर उसको शहद में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे इन्होंने बुद्धि को बोला है, बुद्धि को माना है कि संवेदनाओं को लेकर के और उसको ज्ञान में, उस संवेदना को व्यवस्थित करके ज्ञान में कन्वर्ट कर देती है। ज्ञान भी इन्होंने कहा है कि जो व्यवहार का ज्ञान है, जो व्यवहार का ज्ञान है वो वास्तविक अतीन्द्रिय यथार्थवाद है, और जो परमार्थ का ज्ञान है वो काल्पनिक। परमार्थ मतलब ईश्वर से जुड़ा हुआ, जो ईश्वर का ज्ञान है। क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ईश्वर को बीच में रख करके इन्होंने यथार्थवाद देने की कोशिश की थी, विचारों को देने की कोशिश की थी। तो ये कहते हैं कि क्योंकि पर हमको ईश्वर से संवेदना नहीं मिलती है, हम जो संवेदना अगर मिल रही, भाई हम संवेदना जो हमने मिट्टी का और उसका सांचे का लिया था एग्जाम्पल, तो अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो सांचा बेकार है। वो सांचे में क्या डालेंगे आप? अगर ईंट बनानी है आपको तो सांचा तो वो बेकार हो गया। अगर मिट्टी ही नहीं मिल रही है तो सांचा वो यूजलेस है, बेकार पड़ा है, उसमें मिट्टी उसको ढालने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो जो व्यवहार का ज्ञान है तो इसको ये वास्तविक अतीन्द्रिय यथार्थवाद बोलते हैं, क्योंकि उसमें संवेदनाएं उस बुद्धि को मिल रही हैं, तब वो बुद्धि उस संवेदना को ज्ञान में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जो कुछ दार्शनिकों ने परमार्थ को आधार माना था तो कहते हैं कि ये काल्पनिक है, क्योंकि जो परमार्थ का मतलब ईश्वर से है, ईश्वर से हमें संवेदनाएं नहीं मिल रही हैं। तो जब हमको मतलब कुछ बुद्धि में डालने के लिए मिल ही नहीं रहा है तो ये क्या हो गया? काल्पनिक है। वही सांचा लें, और सांचा क्या है? अगर ईश्वर से हमें संवेदनाएं नहीं मिल रही हैं तो हम सांचे में क्या डालेंगे, यानी कि हम बुद्धि में क्या डालेंगे और फिर किस चीज़ को कैसे क्या कन्वर्ट करेंगे? तो ये काल्पनिक है। लेकिन जैसे कि जो संवेदनाएं हैं, जो हमारे आसपास ये अनुभव जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, तो इनसे हमें संवेदनाएं मिलती हैं, ये व्यवहारिक है। ये हमें इससे संवेदनाएं जो हैं बुद्धि को मिल रही हैं, तब हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ट्रू नॉलेज हमें वहाँ से मिल रहा है। तो व्यवहार का ज्ञान यानी कि जो संवेदनाओं से मिला हुआ है, व्यवहार का ज्ञान वास्तविक अतीन्द्रिय यथार्थवाद है। अतीन्द्रिय का मतलब है बुद्धि। इनका जो अतीन्द्रिय है इसका मतलब है बुद्धि। कांट के ने बताया है कि कांट के अनुसार अतीन्द्रिय बुद्धि वो वास्तविक जो है अतीन्द्रिय यथार्थवाद है। जबकि जो परमार्थ का ज्ञान है, जो कि ईश्वर से रिलेटेड है, वो काल्पनिक अतीन्द्रिय यथार्थवाद है। क्यों? क्योंकि हमको ईश्वर से, कांट के अनुसार ईश्वर से जो है वो नहीं मिल रही है, संवेदना नहीं मिल रही है, और संवेदना नहीं मिल रही है तो बुद्धि किस चीज़ को ज्ञान में कन्वर्ट करेगी, ऐसा बताते हैं ये। और जो बुद्धि को इन्होंने क्या बोला है कि शक्ति, विशुद्ध आत्म, जो बुद्धि की शक्ति है वो आत्म तत्व से मिलती है। तो सभी का ज्ञान इसीलिए एक जैसा होता है। और जो ये संवेदना है ये क्या होती है कि इसको जो देश काल, जो मतलब जगह, जो वहाँ जिस जगह पर जो व्यक्ति रह रहा है, उस देश और उस समय यानी काल से, देश काल से रूपी चश्मे से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये संवेदना तभी जो है ट्रू नॉलेज नहीं है, क्योंकि जब ये किसी देश, समय, काल से होकर के गुजरती है तो हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके से देखता है। लेकिन जब वो बुद्धि में जाती है तो बुद्धि उसको ट्रू नॉलेज में कन्वर्ट करती है। जैसे कि मान लिया ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग यहाँ पर हैं, तो मेरे किसी के लिए ये 6 है और किसी के लिए 9 है, क्योंकि हम दोनों इसको अलग अलग, हम दोनों लोग इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। किसी के लिए ये 6 है और किसी के लिए ये 9 है। ऐसे ही जो संवेदनाएं होती हैं वो समय और काल के अनुसार गुजरती हैं, तो वो सभी की अलग अलग होती हैं। लेकिन जब बुद्धि में जा कर के वो ज्ञान में कन्वर्ट होती हैं तो ट्रू नॉलेज हमें वहाँ से आता है। और इसलिए जो है कांट ने अनुभव और बुद्धि दोनों पे बल दिया और बीच का रास्ता निकाला कि इन दोनों के मेल से ही जो है एक ट्रू नॉलेज हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। आगे हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कांट को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं। जो कांट पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने
राजनीति में नैतिकता का समावेश किया और नैतिक राजनीतिक विज्ञान के जनक कहलाए। और कांट ने राज एवं व्यक्ति दोनों को महत्व दिया है। ये आदर्शवादी थे, उसके बाद भी इन्होंने राज एवं व्यक्ति में कोई अंतर नहीं माना है, दोनों को बराबर महत्व दिया है। कांट ने बाह्य स्वतंत्रता की अपेक्षा आंतरिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दिया है और इसीलिए ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, कांट का कथन है कि जो व्यक्ति अपनी निम्न प्रवृत्तियों को वश में करने में असक्षम है वह स्वतंत्र नहीं है वरन गुलाम है। सच्ची स्वतंत्रता सार्वभौमिक बुद्धि के विकास में है। ये कांट का कथन है। कांट ने अनुभववाद एवं बुद्धिवाद दोनों पर बल दिया है, जो कि मैंने डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। और इनकी अगर पुस्तकें देखें, वर्क देखें तो इनका है, इनकी पहली पुस्तक है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। प्योर रीजन, आर यहाँ पर डबल नहीं होगा, एक सिंगल आर होगा। प्योर रीजन इनका जो है ये बुक है, जिसको बोलते हैं शुद्ध बुद्धि की मीमांसा। इसको द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को बोलते हैं कि शुद्ध बुद्धि की मीमांसा हिंदी में बोलते हैं। और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन जो कि 1788 में आई थी, इसको बोलते हैं प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा। प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा ये इनकी दूसरी जो है वर्क है। एक और है ग्राउंड वर्क, इनका है ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, ये 1985 में आती है। जबकि क्रिटिक ऑफ जजमेंट्स 17, ये यहाँ पर 19 नहीं होगा, ये 17 होगा, मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसको 1785 में आती है। और जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट है ये 1790 में आती है। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हो जाती हैं कांट की। और कांट जो है नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कांट को माना जाता है और ये नैतिक राजनीति विज्ञान के जनक कहलाए। इन्हीं को नैतिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि नैतिक जो है ये पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति में नैतिकता का समावेश किया था। तो और ये इनके जो हैं मेन विचार हो जाते हैं। और इनका समीक्षावाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमने इसको थोड़ा सा देख लिया है डेप्थ में, और बाकी के इनकी वर्क देख लिए हैं। इसी से क्वेश्चन बनते हैं इनके, ज़्यादातर जो भी बनते हैं इस समीक्षावाद से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इनकी बुक्स होती हैं वो बनते हैं और 2-4 फैक्ट और होते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको समझ लिया है। आगे हम अगला जो हम विचारक देखेंगे वो हीगल होंगे। जो अगला वीडियो होगा वो हीगल पे आएगा। तो आज के लिए कांट का हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं हीगल के विचारों के साथ। धन्यवाद।